हेलो दोस्तों। तो आज हम विजन आईएएस 2025 सितंबर महीने की मैगजीन का पॉलिटी सेक्शन का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं जो कि जुडिशियल पेंडेंसी। ठीक है, आपको टॉपिक का नाम समझ में आ रहा होगा, जुडिशियल पेंडेंसी। केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं, उसी को हम जुडिशियल पेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बॉडी पार्ट में हमारे पास रीजंस क्या-क्या हैं भाई? क्यों जुडिशियल पेंडेंसी है? उससे इम्पैक्ट क्या-क्या हो रहा है? ये पूछा जा सकता है। और फिर एक अच्छा-सा कंक्लूजन होना चाहिए और कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड बता देंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? अभी क्या है, रिसेंटली ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक के ऑल टाइम हाई जितने भी मतलब जो केस बैकलॉग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि 88,417 केसेस जो हैं बैकलॉग्ड हैं। इस और ये मतलब अभी तक में सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा अभी तक इसी समय पे जो सबसे ज़्यादा केसेस बैकलॉग में हैं, वो अभी देखे जा सकते हैं। इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है? और क्या न्यूज़ में था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। हाई कोर्ट में 63 लाख केसेस पेंडिंग है। ये किसका डेटा है पता है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है ये, ठीक है? अब मेरी बात को समझना, ये तो न्यूज़ वाला पार्ट हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं है। मेन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि रीज़न्स क्या हैं भाई कि मतलब ये क्यों पेंडिंग है केसेस? देखो, ये इंट्रोडक्शन आपके पास मिल गया, ठीक है? अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो आप सिंपल से ये डेटा आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड द बैकलॉग्ड केसेस इन सुप्रीम कोर्ट हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 88,417. Also, district court have nearly 4.6 crore pending cases and high court have nearly 63 lakhs cases pendency. तो ये आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? अब बॉडी पार्ट का बताता हूँ। बॉडी पार्ट में बेसिकली पहला है हमारे पास रीजंस, क्या क्या कारण है भाई। तो कारण खुद पहले तो सोचो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? कीवर्ड्स याद रखना है, आपको सारे कारण पता है ऑलरेडी। इनएडिक्वेट जज पॉपुलेशन रेशियो, इसको समझो। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा है और जजेस कम है। एक 128th लॉ कमीशन लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन में 50 जज होंगे। लेकिन इंडिया में अभी क्या है, 1 मिलियन पॉपुलेशन में केवल 21 जजेस हैं। मतलब आधे का भी आधा, मतलब आधे से भी कम, मतलब है कि नहीं? तो ये तो दिक्कत है, पहले तो आप यही यूज़ कर लेना। सेकंड पॉइंट है, रीजन क्या है कि इनइफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेट डिजाइन रेजोल्यूशन एडीआर। समझना इस बात को, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या हुआ था कि ग्राम न्यायालय जो थे, जिनको विलेज कोर्ट्स बोलते हैं, उनको प्रपोज किया गया था कि भाई छोटे मोटे जो क्लेम्स होते हैं ना रूरल रूरल एरियाज में, उनको थोड़ा सा आप संभालो और जो जुडिशरी मेन जुडिशरी जो है उस पर जो वर्कलोड आता है उसको थोड़ा कम हो जाने दो। लेकिन उसको क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो इफेक्टिवली स्टेब्लिश ही नहीं की गई बहुत सारे स्टेट्स में। मैं अगर आपको बताऊँ तो आपके भी स्टेट्स में आप विलेज न्यायालय बहुत कम देखे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि विलेज न्यायालय कहाँ है। तो इस कारण से ये भी एक मतलब इनइफेक्टिवनेस हुआ एडीआर का, ठीक है? तीसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज। ये क्या पॉइंट है? देखो, बहुत सारी मल्टीपल अपील्स आती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे एडजमेंट्स आते रहते हैं, लिटिगेशंस ऐसी आती रहती हैं, ऐसे-ऐसे लॉज़ आते रहते हैं। मतलब एक तरीके से जो केसेस आ रहे हैं ना, उसमें कोई एक सिस्टमैटिक ग्रुपिंग नहीं होती है। मतलब कोई भी सिस्टमैटिक ग्रुपिंग सिमिलर केसेस की देखी नहीं जा सकती। उनका कैटेगराइज़ेशन बहुत ज़रूरी है कि कैटेगरी डिवाइड करो कि हाँ, ये केसेस ऐसे हैं। मतलब एक कैटेगरी में डिवाइड करो और उनको अर्जेंसी के लेवल पे उठाओ। जैसे कौन-सा अर्जेंट है उसको पहले करो, जल्दी से उसका फैसला सुनाओ। मतलब ये चीज़ें कहीं न कहीं दिक्कत है हमारे यहाँ। ये भी रीज़न है कि केसेस क्यों पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है? इसके कारण इनएफिशिएंसीज़ आ रही हैं। और चौथी चीज़ क्या है, डिफिशिएंसीज़ इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। बात को समझो। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत डिफिशिएंसी है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है। मतलब इसका क्या हुआ? इंडिया की जो जुडिशरी है ना, वो देखो, सपोर्ट स्टाफ कम है पहली बात। बेसिक एमेनिटीज़ जो होती है ना, जो लोअर कोर्ट्स में होनी चाहिए, मतलब एक कुछ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, डिजिटली बहुत ही पुअर है। आप आज भी जाओगे अगर आस-पास के अपने जो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के आस-पास रहता होगा, तो आप देखोगे कि कितनी खराब हालत में कोर्ट्स हैं। उससे ज़्यादा सही तो आपका कलेक्टरेट बना होता है। समझ रहे हो? तो मतलब ये एक दिक्कत है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ?
इंडिया केवल और केवल अपने जीडीपी का 0.1% ही खर्च करता है जुडिशरी में, लेकिन डिफेंस में 2% खर्च करता है। समझ रहे हो? मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 0.1 है, 1% नहीं, 0.1, और इसमें केवल 2%। ठीक है? गवर्नमेंट एज़ अ लिटिगेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको आप लास्ट में यूज़ करना, शुरू में मत यूज़ करना। ठीक है? जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ है ना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 50% लिटिगेशन किसके द्वारा की जा रही है? गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। मतलब जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ही बहुत सारे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। समझ रहे हो? ये सब दिक्कतें हैं, तो ये सब रीज़न्स थे। एक और रीज़न आप डाल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी रहती है वो बोलती है। वैसे आप ना भी डालो तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं, वो 2 महीने की लीव लेते हैं समर वेकेशन की। तो उसको भी कहा जाता है कि ये भी एक रीज़न है कि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं और ऑलरेडी आप लीव ले रहे हो। ठीक है? तो ये रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या-क्या है जुडिशियल पेंडेंसी के। देखो, सबसे पहले तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये समझना कैसे? जो आर्टिकल 21 है ना, वो हमें क्या देता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में उसने ऐसा बोला कि देखो, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है, मतलब जल्द से जल्द फैसला जो होता है, वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो अगर आर्टिकल 21 का पार्ट है और राइट टू स्पीडी ट्रायल अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो। इस एग्ज़ाम्पल के साथ यूज़ करना। मतलब ये जो आपको बताया गया है ना, इसके साथ यूज़ करना, तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से शो होगा एग्ज़ामिनर को, ठीक है? सेकंड पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कि सोशल इम्प्लीकेशंस। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझो भी ध्यान से। क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स में जो डिले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं उनके अंदर से डर खत्म होता है कि नहीं खत्म होता है? डिटरेंस जो होती है वो कम होती है कि नहीं खत्म होती? कम होती है कि कम होती है ना? क्यों कम होती है? केसेस चल रहे होते हैं, उनको पता है क्या ही हो जाएगा यार, फैसला तो नहीं आने वाला है, अभी तो नहीं आएगा, अभी 5 साल और चलेगा। मतलब इतने ज़्यादा रिलैक्सेशन दे के रखे हैं जुडिशरी में कि अगर आपका आज फैसला आया, आप तो निर्भया केस के बारे में आप जानते ही होंगे। मतलब 7-8 साल बाद, उससे भी ज़्यादा, शायद मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कई सालों बाद उन्हें जो है तो सज़ा हुई थी। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये, वो भी इतना बड़ा केस था वो, मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव केस था कि बाकी केसों की तो बात ही आप छोड़ दो। ठीक है? सेकंड पॉइंट है डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर। अच्छा, इस बात को समझना। बहुत सारे ऐसे प्रिज़नर्स हैं इंडिया में, ऐसा बताया जा रहा है कि 76% प्रिज़नर्स ऐसे इंडिया में हैं, जिनके खिलाफ कोई अभी ऐसा नहीं है कि मतलब सज़ा घोषित हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं बताया गया कि हाँ, ये क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी वो अंडर ट्रायल जेल में रहते हैं या फिर पुलिस कस्टडी में रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। जुडिशियल कस्टडी तो समझ लो कम दिन की ही रहती है, लेकिन जो जेल में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, समझ रहे हो? तो ये पुअर जो लोग हैं ना, उन पर बहुत दिक्कत करता है, ठीक है? अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स अबाउट 60 76% ऑफ प्रिज़नर्स इन इंडिया। अब बताओ। अगला है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है? ये सोशली था, सोशल इम्प्लीकेशंस था। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को समझो। सबसे पहली बात तो पार्टीज़ जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं लगातार हियरिंग्स करवाने में, एडजर्नमेंट्स करवाने में और लॉयर की फीस वगैरह में। उनके पास पैसे होते हैं तो करते हैं। तो कहीं न कहीं आप इससे ये कह सकते हो लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ रही है कि नहीं? सेकंड, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। जो लैंड एक्विजिशन के केसेस होते हैं और एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के केसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से रोक देते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसमें कोई केस कर देता है, स्टे लग जाता है। तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट रुक जाएगा ना। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है? अगला पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, इरोज़न ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मुझे ये बताओ, होता क्या है कि लोग बोलते हैं, अरे यार, वहाँ जाएँगे केस लड़ने और पता नहीं कितने सालों तक ज़मीन का विवाद चलता रहेगा, वहाँ पे फँसा रहेगा केस, पता नहीं कितने साल लग जाएँगे, फैसला ही नहीं आएगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग के भी अगर रिलेट कर पा रहे होगे, तो बहुत सालों तक जो है केसेस चलते रहते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक कोट सिंड्रोम, इस कीवर्ड को याद कर लो, ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा लीगल मेथड है ताकि रेज़ोल्यूशन को मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके, उनका भी यूज़ करने लगते हैं। है कि नहीं? तो ये कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात है ना। वो कैसा मेथड है, इल्लीगल है कि लीगल है, ये लोग थोड़ी ना देखेंगे। केवल ये देखते हैं कि हाँ, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है?
तो ये सब दिक्कतें। अब ये स्कीम वाला जो पार्ट है, आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दो। ये जो है आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट नहीं। अगला है वे फॉरवर्ड। अब ध्यान से समझना, ये कंक्लूज़न में आप यूज़ कर सकते हो, तो इसमें तो 4-5 कीवर्ड्स याद रखो, क्योंकि वे फॉरवर्ड पर क्वेश्चन आना लगभग-लगभग मुश्किल है, ठीक है? जो मेन इम्पोर्टेंट है, आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूज़न में कैसे यूज़ करोगे? देखो, आप सीधा बोल सकते हो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाओ भाई सबसे पहले तो, जो कि हमारे फॉर्मर सीजेआई जस्टिस जो थे ना एनवी रमन्ना, 2021 में ऑलरेडी उन्होंने प्रपोज़ कर दिया है कि यार एस्टेब्लिश करो एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। उस उसको मतलब प्लान करो, उसको क्रिएट करो, उसको मैनेज करो और मेंटेन करो एक फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन कोर्ट्स के लिए, ठीक है? एड हॉक जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करो। एड हॉक जजेस मतलब कौन? जो रिटायर वगैरह हो चुके हैं। उनको एक्सपीरियंस्ड रिटायर्ड जजेस को एड हॉक जजेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है तो इन्वोक करो, ठीक है? सेटिंग टारगेट्स एंड टाइमलाइन्स, मतलब टारगेट वगैरह बनाओ यार कि हाँ, इतने दिन मुझे इतने मतलब 1 साल में मुझे इतने केसेस सॉल्व करने हैं। हाई कोर्ट्स वगैरह को बोलो और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि यार जल्द से जल्द जो टारगेट्स हैं आप अपने कंप्लीट करो, है कि नहीं? एडजर्नमेंट को कंट्रोल करो, रिफॉर्म करो लिटिगेशन प्रैक्टिसेस को, प्रायोरिटाइजिंग एडीआर मैकेनिज़्म को, मतलब प्रायोरिटाइज़ करो एडीआर मैकेनिज़्म को। देखो ये जो 5-6 मैंने कीवर्ड्स बताए ना, ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने कंक्लूज़न में। इसका कहीं यूज़ नहीं है कि आप सोचो रीज़न में यूज़ कर दोगे या फिर इम्पैक्ट में या फिर ये क्वेश्चन में यूज़ करोगे। केवल आपको इसका यूज़ आएगा कंक्लूज़न में। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।